कई जगह गोले गिर रहे थे, बम गिर रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि मैं रास्ते में निकलता हूँ तो किसी बस पे या किसी चीज़ पे अटैक हुआ था, सब शीशे बिखरे पड़े थे और अब तो और आवाज़ें इनको लगातार। कहा था बेटा एम्बेसी के टच में रहना, क्योंकि फॉरेन है, कहीं किधर किनारे अगर पड़ गए तो कोई हम बता भी नहीं पाएंगे मेरा बेटा कहाँ। दहशत मेरे दिल में थी, बस ये था कि अपने हाथ में धैर्य रखना ही है। ज़्यादा फोकस में हमने, मेरे मोहल्ले में अगल बगल वाले लोग भी ज़्यादा नहीं जानते। स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो, कुछ नहीं होगा। और तुम हो तो निकले हैं बंकर से, तब मुझे ज़्यादा परेशानी हुई। हाँ, क्योंकि बंकर से निकल के वो रास्ता तय करना जहाँ पर ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब थी, उस रात मुझे नींद नहीं आई। उस रात ऐसा लगा कि मेरा बेटा पता नहीं कैसे कैसे घूम रहा होगा। नमस्कार, मैं इसमें मौजूद हूँ बाराबंकी में। हमारे साथ प्रखर की माता जी हैं। प्रखर इस समय यूक्रेन में वहाँ से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल की, और जो रूस ने हमला बोला तो ये उसी इलाके में थे जहाँ पर रूस सबसे ज़्यादा हावी था, सबसे ज़्यादा गोले बारूद गिरा रहा था, मिसाइल छोड़ रहा था। हमारे साथ प्रखर की माता जी हैं, हम खुद उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आंटी, प्रखर जब वहाँ पर यूक्रेन में थे तो क्या, जब आपको पता चला कि उसने रूस ने हमला बोल दिया है, तो बेटे से कब बात हुई और सबसे पहले उन्होंने कब बताया आपको? बेटे से मुझे बताया 24 तारीख को, मैं स्कूल में थी तभी मुझे बताया था व्हाट्सएप पे, और कहा था घबराना नहीं। तो घबराने क्या, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, तो धैर्य धारण ही करना था, इसके अलावा तो कुछ था नहीं। लेकिन नर्वस बहुत थे। फिर भी बंकर में थे, 2 दिन बंकर में रहे। वहाँ पर वहाँ के लोकल लोग खाना प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद ये फिर शाम को मुझसे बात की कि मम्मी मैं निकल आऊँ, क्या करूँ। तो हमने कहा बेटा वहाँ की कंडीशन देख कर ही निकलना, क्योंकि बंकर से निकल के उनको क्यू तक जाना था। क्यू में भी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, जबकि ये खारक्यू में है। ये खारक्यू में? हाँ, खारक्यू में किस कॉलेज में पढ़ रहे थे? BN काराजाइन नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अच्छा। मेडिकल का 4था साल था। तो वहाँ हॉस्टल में रह रहे थे या आपने खुद के उसमें? नहीं, पहले पिछले साल जब स्टार्टिंग में गए थे तो हॉस्टल में रहते थे, और उसके बाद ये लोग उसमें रहते थे अपने फ्लैट में। फ्लैट इन लोगों ने वहाँ पर वो लोग किराए पे प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ सारी सामान होती, पेइंग गेस्ट टाइप से सारी सामान वहाँ पर होती है। अच्छा, जिस दिन अटैक हुआ क्या तारीख थी वहाँ पर? और मुझे लगता है 24 तारीख को। 24 फरवरी। हाँ। अच्छा, तो इन लोगों ने को वहाँ पर प्रशासन ने या तमाम कॉलेज, वहाँ के लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, खाना वगैरह प्रोवाइड कराया। लेकिन ये लोग अपने सेल्फ रिस्क पे, एम्बेसी ने कहा था आप अपने सेल्फ रिस्क पे बॉर्डर की ओर पहुँच जाइए। तो ये लोग हमसे बात भी किए, हमने कहा कंडीशन देख के बेटा निकलना। उसके बाद ये सेल्फ रिस्क पे अगले दिन, जिस दिन शाम को बात किया, अगले दिन ये सेल्फ रिस्क पे टैक्सी बुला के बंकर से खारक्यू के रेलवे स्टेशन गए। फिर वहाँ ट्रेन पकड़ के उसके बाद क्यू गए हैं, और क्यू से दूसरी ट्रेन पकड़ के ये पोलैंड के बॉर्डर पे गए हैं। तो पहले तो ये हो रहा था, हो सकता है रोमानिया जाएं या यूगोस्लाविया कौन सा है वो, उधर जाएं। लेकिन जो भी वहाँ परिस्थिति बनी हो, तो ये पोलैंड के बॉर्डर पे गए हैं। वहाँ पर जनरल BK सिंह की टीम ने इनको रिसीव किया है, और अब ये होटल में हैं, पोलैंड के होटल में। बंकर में कितने दिन रहे? मुझे लगता है 4-5 दिन तो रहे ही होंगे। बंकर में कुछ बताया भैया ने कि कैसे समस्या आ रही हैं? क्योंकि वहाँ तो कई लोग एक साथ एक बंकर में होंगे। बहुत सारे बच्चे रहते थे। एक्चुअल में ज़्यादा समस्या आप बताते नहीं हैं, सब अपने आप में डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ तो ख़राब थी, बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जहाँ पर ये थे वहाँ पर अटैक का क्या माहौल था? अटैक हो रहा था या शुरुआत हुई थी? या नहीं, अटैक हो रहे थे। ये कई जगह गोले गिर रहे थे, बम गिर रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि मैं रास्ते में निकलता हूँ तो किसी बस पे या किसी चीज़ पे अटैक हुआ था, सब शीशे बिखरे पड़े थे, और अब तो और आवाज़ें इनको लगातार बंकर में मिलती थी। अच्छा, ये किसने सजेस्ट किया कि आप अपने रिस्क पे वहाँ से निकलिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है जान को? ये एम्बेसी के टच में बच्चे थे, और हरदीप सिंह वहाँ के लोकल गार्जियंस टाइप के, एक यहाँ हरियाणा या पंजाब के हैं, तो इन लोग को सपोर्ट करते हैं जितने इंडियन बच्चे हैं जी। तो उन्होंने भी कहा था, तो सेल्फ रिस्क पे ये लोग निकले थे। एम्बेसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, एम्बेसी से सपोर्ट मिला। एम्बेसी ने कहा था सेल्फ रिस्क पे निकलिए, क्योंकि एम्बेसी वहाँ क्या कर सकती थी। एम्बेसी ने वहाँ कहा था सेल्फ रिस्क पे निकलिए, और उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो एम्बेसी ने सपोर्ट किया। मैंने कहा था बेटा एम्बेसी के टच में रहना, क्योंकि फॉरेन है, कहीं किधर किनारे अगर पड़ गए तो कोई हम बता भी नहीं पाएंगे मेरा बेटा कहाँ पे है। तो जो बंकर से निकले और पोलैंड पहुँचे, तो कैसे बीच का सफ़र कैसे पूरा किया, और किस किस कन्वेंस से मतलब वहाँ पर पहुँचे? मुझे तो ट्रेन ही बताया है। अच्छा, मुझे तो ट्रेन ही बताया है। बंकर से निकले होंगे, वहाँ लोकल ऑटो या टैक्सी कुछ ऐसा किया होगा? हाँ, लोकल टैक्सी किया था, क्योंकि मैंने रिंग किया था तो उसने कट करके मुझे बताया था मम्मी फ़ोन न करो। अच्छा। कुछ ऐसी दहशत रही होगी, या नहीं आवाज़ वो करना चाह रहे होंगे। अच्छा, रात में कैसा माहौल रहता था? क्योंकि बताते हैं कि रात में वहाँ लाइटें बंद करवा दी जाती थी कि उजाला ना हो,
अटैक हो रहे हैं, जहाँ पर उजाला होता है वहीं पे मिसाइल गिरती है। मुझे ऐसा कुछ उन्होंने शेयर नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा वो समस्याएं शेयर नहीं करते हैं। अच्छा। अच्छा, आप एक माँ हैं और आपका बेटा है, बड़ा बेटा है। अरे अब ये तो दहशत मेरे दिल में थी, बस ये था कि अपने हाथ में धैर्य रखना ही है। ज़्यादा फोकस में हमने, मेरे मोहल्ले में अगल बगल वाले लोग भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि धैर्य के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनको भी मैंने धैर्य रखा कि बेटा परेशान नहीं होना, और बी स्ट्रांग बी स्टे, यही सब बोलते रहे, बी स्ट्रांग। और जो है, आप खुद एक टीचर हैं, तमाम बच्चों का भविष्य आप बनाती हैं और उनको हिम्मत देती हैं। अब ये असल परीक्षा थी आपके लिए, क्योंकि आपको अपने बेटे को नया पाठ पढ़ाना था एक मजबूत माँ की तरह। कितना मुश्किल रहा आपके लिए और क्या क्या उन्होंने समझाया, आपने समझाया उनको इस दौरान? मैंने कहा बेटा स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो, कुछ नहीं होगा, और तुम हो तो मैं हूँ, ये ध्यान रखना, सुरक्षा की विशेष ध्यान रखना। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1-2 दिन नहीं खाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा सेफ पक्ष सोचना, सुरक्षित पक्ष सोचना। हम उसको मायने नहीं देते हैं कि खाना नहीं मिला तो समस्याएं थी इतनी, जहाँ पर इतनी विषम परिस्थितियाँ होंगी वहाँ दिक्कतें तो आएंगी ही, लेकिन अगर जीवन रक्षा हो रही है, अगर जीवन बच गया तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा दुखी हम उस बच्चे के लिए जो कर्नाटक वाला बच्चा चला गया है, कोई चला गया। हमारे सारे बच्चे चले आए, हर माँ बाप का बच्चा उसके पास आ जाए, सुरक्षित आ जाए और धरती पर उसके सामने सुखी रहे। जी, एक माँ के तौर पर जब आपको पता चला होगा तो कोई समय ऐसा आया होगा जब बहुत परेशान हुई होंगी आप कैसे? जब वो निकले हैं बंकर से तब मुझे ज़्यादा परेशानी हुई जी। हाँ, क्योंकि बंकर से निकल के वो रास्ता तय करना जहाँ पर ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब थीं, और फिर उस प्लेस पे जाना, क्यू में, खारक्यू में परिस्थितियाँ ख़राब थीं, और फिर ओपनली वहाँ जाना, और जाने के बाद क्यू में बहुत परिस्थितियाँ ख़राब थी, फिर ट्रेन पकड़ना, फिर वो रास्ते का पूरा सफ़र। उस रात मुझे नींद नहीं आई, उस रात ऐसा लगा कि मेरा बेटा पता नहीं कैसे कैसे घूम रहा होगा। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या नाम है उनका और वो क्या करते हैं, और कितना आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने? क्योंकि माँ बाप एक ताकत होते हैं बच्चों के लिए और बच्चे माँ बाप के लिए होते हैं, तो हस्बैंड से कितना सपोर्ट मिला? और नहीं, हस्बैंड से टोटली सपोर्ट मिला, और उन्हीं के सपोर्ट से मेरा बेटा वहाँ गया था, मेरे सपोर्ट से नहीं गया था, हम नहीं भेजना चाहते थे। जी, माँ बच्चे को दूर नहीं करना चाहती, लेकिन पिताजी चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भी जाए कुछ बन के निकले। कितना मुश्किल था उनके लिए ये टाइम? कुछ शेयर किया होगा उन्होंने आपसे? पिता मजबूत ऊपर से होते हैं लेकिन अंदर से माँ से ज़्यादा कमजोर होते हैं। तो कुछ उन्होंने कहा होगा आपसे या बेटे से बात हुई होगी? नहीं, कहा सब ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव पक्ष बताते रहे हम लोग एक दूसरे को, बच्चे को भी, कि मजबूत रहना, परेशान नहीं होना, परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं, अच्छी हो जाती हैं, माहौल बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, और ईश्वर है, अगर जीवन होगा आगे तो ईश्वर हमेशा साथ देता रहेगा। और कितने बेटे हैं आपके? और मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरा क्या करता है? एक छोटा वाला बेटा बीटेक करके उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया है, वो कॉग्निजेंट कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, और वहीं पे तैयारी भी कर रहा है, इस समय गोमती नगर में रह रहा पढ़ाई के लिए। अच्छा आंटी, ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि बच्चे को बाहर भेजना पड़ा आपको? इंडिया में भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं पढ़ाई हाँ, के लिए। फैसिलिटीज़ इंडिया में है, लेकिन यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई है, उसके बाद जब काउंसलिंग कराई तो उसमें जो है सरकारी सीट मिल नहीं पाई। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, वहाँ से मैंने पूरे देश में कई मेडिकल यूनिवर्सिटी से पता किया, तो वहाँ की ट्यूशन शुल्क 11 लाख, उसके बाद अदर चार्जेज जैसे डोनेशन थी, और उसके बाद अदर चार्जेज जो पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा होता है, तो ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर बैठ रहा था, जितना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ, और इसका हुआ था, इसमें अरे बीएससी के लिए बीएचयू में एंट्रेंस दिया था, उसमें भी हो गया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था, और चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कानपुर में है, इसमें एग्रीकल्चर के लिए भी हो गया था, उसको और बोलते हैं कुछ भी भूल गए हैं। हाँ, तो उसमें भी हो गया था, लेकिन उसको जिद थी कि नहीं हम MBBS ही करेंगे, और कुछ बच्चे जा रहे थे साथ में, वो चले गए। मेरा सपोर्ट तो नहीं था, लेकिन अब गए तो गए। कौन सा ईयर है उनका? 4था साल है, 7 सेमेस्टर पूरे हो गए। आंटी, अब पढ़ाई की उस लिहाज से भी देखा जाए तो अधर में लटक गया मामला की, लेकिन ये सुनने में आया है कि अदर उसमें कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से। अच्छा। हाँ, क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी लग चुका है और ऐसा टाइम है कि अब वापस फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा टाइम है कि वो 4 साल, तो ये हम लोग को यही है कि देखेंगे, परिस्थितियाँ जैसी बनेंगी वैसा किया जाएगा। एक माँ के तौर पे आंटी, जो तमाम बच्चे और फंसे होंगे, उनके माँ बाप हमारी सबके लिए कामना है, और दिन रात, अब ऊपर से मजबूत हैं अलग बात है, लेकिन दिन रात यही कामना है कि हर माँ का बच्चा उसके सामने सुरक्षित वापस आए।
बाराबंकी से जितना प्रिय मेरा बच्चा है उतना ही प्रिय हर माँ को उसका बच्चा होता है। जी। बाराबंकी से और भी कई बच्चे हैं वहाँ पर, कोई बच्चा साथ में भी है? हाँ, प्रज्वल वर्मा वो बच्चा साथ में है, दोनों लोग यहाँ से गए थे। अच्छा, दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर यहाँ एंथोनी स्कूल में भी साथ में पढ़े थे। जी। और उसके बाद उस प्रज्वल ने कोटा से तैयारी की थी और इन्होंने SKD सिंह की उससे तैयारी की थी। उसके बाद उसमें सरकारी वो नहीं मिल पाई थी, तो ये फिर प्राइवेट के लिए पता किया। प्राइवेट में वो फीस ज़्यादा थी, इसलिए अच्छा आंटी, अब पोलैंड तक पहुंच गए हैं, एक तरह से खतरे से बाहर हैं, लेकिन अब आगे का सफ़र कैसा रहेगा, क्या बताया उन्होंने, कैसे इंडिया वापस? उन्होंने बताया 1-2 दिन में फ़्लाइट मिल जाएगी, क्योंकि एक फ़्लाइट जो आई थी उसमें जितनी जगह थी उससे ज़्यादा बच्चे थे, तो जो वेटिंग में पहले से थे वो गए हैं या निकलेंगे, और उसके बाद अगली फ़्लाइट में 1-2 दिन में हम पहुँचेंगे। और मुझे अब चिंता नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस कर गए तो देश विदेश में सुरक्षित रहें, कोई दिक्कत नहीं, बात हो ही रही है। जी। पापा क्या करते हैं? पापा सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में, ये बाराबंकी में। अच्छा, जो कुल 5 बच्चे हैं बाराबंकी से, क्या और भी कोई कांटेक्ट में है वहाँ पर? मुझे केवल प्रज्वल के मामा के बारे में जानकारी है, और एक लड़का इनके बैच में ही इनके साथी गया था, वो शिखर गुप्ता, वो अयोध्या का है। अच्छा, अयोध्या का। अच्छा आंटी, इस दौरान जो वहाँ के लोकल तमाम सिटीजन्स थे, जब युद्ध हुआ, खाने पीने की समस्याएं हुई होंगी, खाने पीने के लिए सपोर्ट उन लोगों से मिला? उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने बना के खाना प्रोवाइड कराया। बहुत बड़ी बात हुई इस तरह की परिस्थितियों में। यूक्रेन के लोगों ने? यूक्रेन के लोगों ने। अच्छा, बंकर में थे तो कुछ उसमें यूक्रेन के भी होंगे बंकर में, क्योंकि अब सबको ये अपनी जान इतना बचानी डिटेल होती तो नहीं बात कर पाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही बात करनी थी, बेटा ठीक हो, कैसे हो, कहाँ हो, खाया, बस। कोई वीडियो कॉल नहीं? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल। अच्छा, जो भारत सरकार है और यूपी सरकार है, उसके सपोर्ट को कैसा बताएंगी, कितना सपोर्ट मिला सरकार से? नहीं, सपोर्ट मिला। परसों तहसीलदार सर आए थे, 2 लेखपाल लोग आए थे, वो भी बायोडाटा ले गए, जो भी उनको वो था रिक्वायरमेंट थी। और मैंने कई जगह मेल भी करा दिया था अपने बेटे से, और जनरल BK सिंह की ID पे ईमेल ID 3 ईमेल ID मुझे मिली थी, उस पर मैंने मेल करा दिया था, रिमाइंडर डाल दिए थे, और कुछ फ़ोन नंबर मिले थे, उस पर बात बच्चे से करा दिया था। कुछ कॉल बेटे के पास गई हो या आपके पास आई हो PMO से? या हाँ, PMO से तो नहीं आई है, लेकिन एक आध कॉल आई थी जिसमें उन्होंने मुझे कुछ नंबर प्रोवाइड कराए थे। हालांकि उस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने प्रोवाइड कराए थे, जिसके हाथ में जो था वो उसने किया। तो अब बाकी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी है सभी के लिए? मैसेज ये ही देना चाहते हैं कि मैसेज क्या, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि सब बच्चे सेफ निकल आएँ, और भारत सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है, या कुछ भी आप समझ लीजिए, कि हमारे यहाँ मेडिकल की जो इतनी फ़ीस है उस फीस को कम करें, जिससे हमारे यहाँ की प्रतिभाएं बाहर ना जाएं। ये मीडिया में और उसमें फेसबुक पे सब में एक से गाली दे रहे हैं कि वो डिग्री खरीदने जाते हैं, ऐसा नहीं। आपने हमसे बात किया था ना, वहाँ परीक्षा होती, 3rd ईयर के बाद क्रॉक की परीक्षा होती, जैसे यहाँ नीट की होती वैसे क्रॉक की परीक्षा होती। जब क्रॉक कोई क्वालिफाई कर लेता है तभी वो आगे की कक्षा में पहुँच सकता है। क्रॉक एक मतलब टिपिकल परीक्षा है, ठीक है। उस क्रॉक परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आगे पहुंच सकता है। जो नहीं क्वालिफाई कर पाता है वो कहीं दूसरा रास्ता देखे या उसी में ट्राई करता रहे, पढ़ाई कंटिन्यू कर, हाँ कंटिन्यू हो सकती है जी। हाँ, ये तो तमाम लोग तो ये इस तरह की अफवाह जो डिग्री खरीदने गए हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, जो नीट क्वालिफाई कर लिया वो इलिटरेट तो नहीं हुआ ना। बस ये है कि यहाँ पर सीट कम है। जैसे अपना उदाहरण हम बता दें, जब हम लोग BTC क्वालिफाई किए थे तो सीट बहुत कम थी, तो मुट्ठी भर लोग आते थे। आज टेट क्वालिफाई करके 69,000 और कितनी सारी भर्तियाँ हुई, तो क्या तब इलिटरेट लोग नहीं थे हमारी एज ग्रुप के? ऐसा नहीं था कि उनको कुछ आता नहीं था। कुछ एक से एक वर्मा क्लासेज वाले, एक से एक बहुत सारे लोग थे, रोज बेरोजगार रह गए थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी नहीं थी, चीज़ें कम थी, मतलब छोटी मात्रा में चीज़ें थी, तो उसको पकड़ने के लिए बहुत लोग दौड़ रहे थे। अब यहाँ 2-2.5 हज़ार सीटें होती हैं, उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं पूरे इंडिया में, फिर अलग अलग टाइप का रिजर्वेशन होता है, और उसमें हम लोग कहीं बैठते नहीं हैं जी। तो सरकार तमाम मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट भी कर रही है और आने वाले टाइम में बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करें, लेकिन मानक न तोड़े, मानक बनाए रखे, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ऐसा जॉब है, ऐसा प्रोफेशन है, उसमें मानक से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन फीस कम करे। जी।
हमारे बच्चों के पास टैलेंट है, हमारे यहाँ स्किल है, हमारे यहाँ मानव संसाधन है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन, उसका हमारे यहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी, उसका तालमेल बनाकर अच्छी चीज़ें तैयार करें, अच्छा प्रोडक्ट हो हमारा, चाहे वो हमारे स्किल्ड डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, टीचर्स हों, या हमारा प्रोडक्शन हो। हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, हमारा तो इस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ सुधारें जी, जिससे हमारे बच्चे बाहर ना, बाहर के लोग भले पढ़ने हमारे यहाँ आए, बाहर के आए तो हमारे देश के लिए हित में है। और हमारे यहाँ के बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं तभी गए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ का जो पैसा हम यहाँ देश में रहता वो बाहर चला गया। ठीक है ना, तो उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान ही तो हुआ। टैलेंट भी बाहर गया, पैसा भी बाहर गया, पैसा भी बाहर गया। अच्छा आंटी, अब बहुत बड़े संकट से बेटा वापस आ रहा है आपका, जब वापस आएगा तो कैसे उसका स्वागत करेंगी? कि मन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बेटे की फेवरेट होगी खाने पीने में, एक माँ ही जानती सबसे ज़्यादा बेहतर, तो कैसे स्वागत करेंगे अपने बेटे का जब वो घर आएगा वापस अपनी माँ के पास? देखते हैं, पहले वो एयरपोर्ट पे आएगा, रिसीव करने जाएंगे, फिर जो भी बन सकेगा वो करेंगे। बेटा आ गया, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। और हर माँ का बच्चा आए, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना। 2 बेटे हैं, ज़्यादा दुलारा कौन है माँ का? दुलारे दोनों हैं। छोटा बेटा थोड़ा नटखट है, अब छोटा होता है तो बात तक दुलारा लंबे समय तक रहता है। बाकी हमारे दोनों बच्चे हमको प्रिय हैं, दुलारे हैं, सब कुछ। जी, एक स्ट्रांग बेटे की स्ट्रांग माँ से हम बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि नहीं, हम ये महसूस करते हैं मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है जी, क्योंकि उसने एक भी बात अपनी प्रॉब्लम नहीं मुझे बताई। हम कितना भी पूछे हमको, उसने कोई प्रॉब्लम शेयर ही नहीं की। नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, हम सुरक्षित हैं। आपको मैं पूरा वो दिखाया था कि नहीं? दिखा दें, अभी देख लेता हूं। हाँ, इसीलिए कि माँ परेशान ना हो, क्योंकि जैसे वो वहाँ अकेले वैसे आप भी यहाँ अकेले, अगर दोनों लोग परेशान होंगे तो बच्चे सोचते। बेटा स्ट्रांग है उसने, और मुझे लगा कि मुझे अब महसूस हुआ कि बहुत स्ट्रांग है। कहीं ऐसी कोई टाइम आया या आप में से या फादर में से कोई कमज़ोर पड़ा हो और एक दूसरे को संभाला हो? हम ही कुछ कमज़ोर पड़े जी, हम ही कुछ कमज़ोर पड़े जी। तो पिताजी ने उनके संभाला आपको? हाँ, संभाला। और जिस रात जब वो कीव और खारकीव का सफ़र बंकर से निकल के तय किए हैं, वो रात मेरे लिए क्षण जो है, मुझे लगता है 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हम बिल्कुल नहीं सो पाए। फिर थोड़ा सा सोए होंगे, फिर लगा कि बेटा चल रहा है, कैसे चल रहा होगा, कैसे कहाँ चल रहा होगा, इस तरह की परिस्थितियाँ थी। लेकिन किसी तरह से कोई हमको डिस्टर्ब महसूस नहीं कर पाया। जो भी मेरे संपर्क में में था, अगर उसने मुझे क्वेरी नहीं की है तो मैंने नाम ही नहीं लिया है। अच्छा आंटी, हमें पता चला था कि इस बीच इलेक्शन में ड्यूटी भी आपकी? हाँ, मेरी ड्यूटी थी इलेक्शन में, मैंने ड्यूटी किया। पूरे टाइम किया, विधिवत ढंग से किया। मेरी दरियाबाद में ड्यूटी लगी थी और वहाँ भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जी, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क नहीं किया कि मैं इस कंडीशन में हूँ? नहीं, कुछ नहीं संपर्क किया। ड्यूटी आपने की? ड्यूटी किसी से नहीं कहा? नहीं, किसी से नहीं कहा। जी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक माँ का बेटा यूक्रेन में फंसा था अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में, और माँ भी यहाँ अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। टीचर हैं, इलेक्शन में ड्यूटी थी, लोकतंत्र का पर्व था, उन्होंने बखूबी उसको निभाया। बेटा भी वहाँ पूरी मजबूती से यूक्रेन में अपने आप को हिफाजत करते हुए और किसी तरह पोलैंड पहुँच चुका है, बॉर्डर क्रॉस कर चुका है और एक सेफ़ जोन में है। माँ और बेटे दोनों संतुष्ट हैं और सरकार से एक गुजारिश ज़रूर कर रहे हैं कि मेडिकल की फील्ड में कुछ ऐसा ज़रूर किया जाए कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, बल्कि बाहर के बच्चे हमारे आएँ, क्योंकि इससे टैलेंट भी हमारा बाहर जा रहा है और पैसा भी हमारा बाहर जा रहा है। तो ये हमारे मार्फत एक माँ की गुजारिश है सरकार से। अब देखते हैं सरकार कितना इस पर गौर करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीख है सरकार के लिए भी और देश के बच्चों के लिए भी। आने वाले समय में ज़रूर सरकार को कोई ना कोई इस तरह का कदम उठाना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे बाहर ना जाएँ, हमारा टैलेंट बाहर ना जाए। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव।